Hello dear sir, very good morning to you all. Aryan Singh कह रहे हैं the app was showing fatal error during submission. सर वो इनिशियली शो कर रहा था सर, फिर बाद में वापस री अटेम्प्ट करने का ऑप्शन दे रहा था, तो सेकंड सबमिशन में वो दे रहा था। नेटवर्क वीक होता है तभी दिक्कत आती है। नहीं, वो एक्चुअली अगर नेटवर्क वीक होता है ना तो वो इस तरह की एरर शो करता है, कुछ है ना कि मतलब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, पर अगर आप उसे दोबारा सबमिट कर दो तो कई बार उतने टाइम में वो खपा लेता है। चलिए, पीरियोडिक टेबल वैसे भी सबसे सुखद और सरल चैप्टर्स में से है। देखें एडवांस में आपने क्या गोल खिलाए हैं इसके। शुरू करें। क्वेश्चंस थोड़े से क्वेश्चन नंबर 1। तो 1 में ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट यू में सर, अगर हम थोड़ा सा ग्राफ को अच्छे से रीड करें तो यू में जर्मेनियम, हाँ यू में जर्मेनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा आ रही थी एज कंपेयर टू सिलिकॉन। अगर थोड़ा ग्राफ को जूम करके देखें हम तो एक बार जूम करके, मेरे ख्याल से जितनी बड़ी मेरी स्क्रीन है इससे ज़्यादा तो शायद हम जूम ना कर पाए होंगे, है ना। यहाँ देख लेते हैं। हाँ, एक्स में सल्फर और सेलेनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम ही है, तो अरे उसकी वजह से सही पकड़ है। पीरियोडिक ट्रेंड्स में आप देखो, आपको ये भी पता होता है कि जब हम डाउन द ग्रुप चलते हैं तो वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आमतौर पर कम ही हो जाती है। इसमें एक्सेप्शंस के रूप में ग्रुप 13 और 14 ज़रूर आते हैं, पर अदर देन दैट ये स्यापा ज़्यादा देखने में आता नहीं है। ठीक है, ये ग्राफ देके करना है ना। हाँ सर, मतलब ये ग्राफ को रीड करके फिर एक एक करके देख लेते हैं। कौन सा था पहला? यू 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 नहीं, मतलब यू में क्या था, क्या वर्सेस क्या था? सिलिकॉन और जर्मेनियम की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस ग्राफ में देखते हैं, ये सिलिकॉन है, ये इस लाइन से थोड़ा नीचे सिलिकॉन है। यस सर। ठीक है ना। शुड आई मार्क इट यूजिंग मार्कर या मे बी लेस देन 2। अरे देखें तो सही, जब चर्चा हो ही रही है तो फिर ढंग से देखते हैं, है ना। ये ठीक है। और था क्या? सिलीनियम, राइट। सिलीनियम, जर्मेनियम, हाँ जर्मेनियम यहाँ है। एक मिनट, मतलब अगर आप गौर करें तो ये बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग केसेस नहीं है। कारण जर्मेनियम इस ग्राफ के हिसाब से एग्जैक्टली इस लाइन पर है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2, और सिलिकॉन इस लाइन से थोड़ा सा नीचे है। एम आई राइट? और जूम ही किया हुआ है और अपनी स्क्रीन पर भी आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से जर्मेनियम और सिलिकॉन के बीच में तो कोई ऐसा डिबेट शायद नहीं होगी। सर एक बार एक्स भी देख लीजिए। हाँ जरूर, सब जो सब देख लेते हैं एक एक करके, है ना। क्या क्या देखना है? सल्फर, ये है सल्फर, और ये है सेलेनियम। ठीक है। अब थोड़ा सा नेत्रों की शक्ति का प्रयोग ही ज़्यादा है। जो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है साफ साफ, है ना, कि इसका जो डॉट है, इसके डॉट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में हल्का सा मुझे एक वर्टिकल सेक्शन दिख रहा है। अगर आपने कहा था ग्राफ से देख रहे हैं, है ना। और यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, इसको देखिए ध्यान से, इसके मतलब जो ब्लू डॉट है और जो वर्टिकल लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन है, इनके बीच में मुझे ये वर्टिकल लाइन का सेक्शन यहाँ बिल्कुल नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर ये देखिए, ये दिख तो रहा है। ये मोबाइल के स्क्रीन पे कैसे दिखेगा? छोटा सा है, आई मीन मैंने तो इग्नोर ही कर दिया, जूम हो रहा था, छोड़ दिया। नहीं सर, दिख रहा था। जूम होते वो भी मुझे पता नहीं था, मैं ऐसे ही देख रहा था। तो अगर हमें कुछ पता ही नहीं है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? पर जूम फंक्शन आप लोग क्या जेन अल्फा या जेन ज़ी जो भी हैं,
आज तक कभी नहीं किया जूम, सडनली अभी लाइक अब कर लीजिए, देयर इज ऑलवेज अ न्यू Okay. लर्निंग। जब मैं इस उम्र में आकर आप लोगों से सीख सकता हूँ तो आप खुद से तो सीख ही सकते हैं, राइट? ओके सर, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं जूम होता नहीं है सर। अरे मूर्ख इंसान, तो पागल बातें मत करें। हम तो जेई में स्क्रीन होती है, मोबाइल भी नहीं होता। तो मतलब देयर इज अ लिमिट टू स्टूपिडिटी, है ना? लेट्स कट डाउन दैट पीरियोडिक आर्गुमेंट्स। सही हो गया, मैं ऐसे ही बस एक बार स्टेट कर दिया। तो मैंने भी जस्ट स्टेट ही किया है ना? अब काम की बात करें, टाइम पास नहीं करें, चलें। सर यहाँ पे जो सिलिकॉन और जर्मेनियम वाला स्टेटमेंट तो फिर गलत हो जाएगा ना, तो वो आंसर में हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे ना। एक मिनट, एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ मैं अवश्य, जो आप कह रहे हैं। How many of the following statements, ये वाला, are correct? Helium is the most electronegative element. Yes. Till Z बराबर 38, the most electronegative metal is nickel. ये भी शायद yes ही आता है, ग्राफ से आप देख सकते हैं। It is not expected that you mug this up, लेकिन if you अगर see from graph, then R, P and arsenic have electronegativity very close to hydrogen. ये तो मुझे याद ही है कि सेम ही रहता है वैसे लगभग, लेकिन ग्राफ से भी दिख ही गया होगा। तो P, Q, R तो ठीक लग रहे हैं, they seem to be the correct answers. Lithium and magnesium have same electronegativities due to diagonal relationship. इसे ग्राफ से देखेंगे तो ये गलत आ जाएगा, ये बिल्कुल नहीं है। इक्वल तो नहीं है, आसपास हो सकती है पर इक्वल नहीं है। टी, एल्यूमिनियम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन गैलियम, ये भी शायद चेक कर लिया होगा आपने, ये गलत है, गैलियम हल्का सा ऊपर ही आता है। फिर सिलिकॉन इज मोर देन जर्मेनियम, ये भी गलत आ रहा है, क्यों? क्योंकि जर्मेनियम हल्का सा ज्यादा आ रहा है। क्या हो गया? गलत होगा सर, मतलब आप सिलिकॉन प्रोटॉन से कम होगा। अच्छा, हाइड्रोजन एटम्स कैरी डेल्टा चार्ज या डेल्टा माइनस चार्ज इन डाइबोरेन B2H6। हाँ, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और बोरॉन की कम है, ग्राफ से आप देख सकते हैं। आप मुड़ेंगे, शुड आई गो बैक एंड शो इट टू यू? है ना? तो जैसे ही आप देखेंगे कि हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बोरॉन, इसका मतलब डेल्टा माइनस चार्ज किसके पास होगा? हाइड्रोजन के पास होगा। तो ये तो ठीक लग रहा है। इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मैंगनीज हैज मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये चेक कर लीजिए देख कर उसे, आ रही है क्या? आ रही है शायद, सर नहीं आ रही, नहीं आ रही, स्कैंडियम है, ठीक है। एंड सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सेलेनियम, ये ठीक आ रहा है, राइट? सर आप एक बार लिथियम और मैग्नीशियम पे देख सकते हो सर ग्राफ में, बिल्कुल देख सकते। अरे एक विल सी, है ना? पर इसके हिसाब से अभी जो हमने देखा है 1 2 3 और 4 5, अच्छा 5 आ रहे हैं, ये सही, 6 नहीं, ठीक है। और ये वाला जो था सिलिकॉन और जर्मेनियम वाला, इसकी आप बात कर रहे थे, ठीक है, आपकी बात ठीक है। हमें ग्राफ से ही देखना है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, तो ग्राफ से एक बार। और सिलिकॉन जर्मेनियम हमने देखा था, सिलिकॉन वॉज लेस, जर्मेनियम वॉज अ लिटिल मोर, एम आई राइट? क्या देखा था हमने? यस सर, ठीक है, जर्मेनियम वाज मोर एंड सिलिकॉन वाज मोर। यस, सिलिकॉन वॉज लेस, अरे नालायक, हाँ ये लाइन से थोड़ा नीचे था और जर्मेनियम जस्ट लाइन के ऊपर था, तो ठीक है, वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। और लिथियम और मैग्नीशियम कह रहे हैं आप, लिथियम, मैंने गलत देख लिया। लिथियम डॉट इस लाइन पर है और मैग्नीशियम इस लाइन से सिग्निफिकेंटली ऊपर है, आप देखिए, ओके, है ना? मतलब लिथियम यहाँ है, मैग्नीशियम यहाँ है, तो ये कहना कि देयर एग्जैक्टली सेम थोड़ा अनफेयर है, ठीक है ना? तो आंसर 6 नहीं 5 होगा। मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर? चेक कर लीजिए एक बार, 5 ही आ रहा है ना? तो 5 इज करेक्ट, है ना? तो एक बार रीएवैल्यूएट कर लीजिएगा इसको। कितनों का सही से गलत हो गया? भरत बाबा का और श्रियान का भी। क्या इसको कंसीडर कर लिया, कोई तो एक बहुत छोटा था इसलिए ग्राफ में इतना प्रिंटिंग कुछ होगा वैसे करके कर सर सल्फर सेलेनियम में ग्राफ बहुत क्लोज है इसलिए, राइट। और ध्यान रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो थोड़ा सा उटपटांग होता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वन ऑफ द मोस्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इसमें ट्रेंड्स में गड़बड़ बहुत कम होती है। ग्रुप 13 14 में तो उटपटांग रहता है इसमें, पर बिल्कुल आजू बाजू वाले जो हैं उनमें काफ़ी यूनिफॉर्म ट्रेंड रहता है कि डाउन द ग्रुप घट ही जाती है। तो ये भी वैसे मोटे मोटे तौर पर थोड़ा सा याद रहता है तो
शायद हेल्प मिल सकती है, और अगर ग्राफ दे ही दिया है तो फिर ग्राफ से ही देखना था। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज्ड। सर एक बार ये क्यू वाला ऑप्शन समझाएंगे, ये मेरे हिसाब से गलत नहीं होगा। टिल Z बराबर 38 द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल इज निकल। ओके ओके सर, समझ गया। एलिमेंट सर, नहीं वो है, मेटल, वो yes, मेटल sir, yes, मेटल sir. है ना। यस सर, यस सर। अब ठीक है। चलिए, प्लेंटी ऑफ आई बॉल्स फॉर दिस। ये क्या था? अच्छा, ये अरे वही है। वही। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स शो दिस? क्वेश्चन नंबर 2 चाहता है कोई? कोई नहीं No, चाहता। 3 Yes, sir. yes. How many of the following elements are more stable in +2 state as compared to any other positive oxidation state of theirs? +2 में सबसे कॉपर नोबल मेटल था, 0 में मोस्ट स्टेबल होगा। नहीं 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 नहीं, कॉपर इज लाइक इट wants to go to the family of nobles, but then it's not truly noble, है ना। तो वो गोल्ड प्लैटिनम है असली नोबल। सेमाई नोबल्स जो हैं वो है सिल्वर और मरकरी, जिनमें गोल्ड और प्लैटिनम जितनी इज्जत नहीं है, फिर भी ये सब तड़पते हैं जीरो में जाने के लिए। कॉपर पाखंड करता है कि हाँ हाँ जी नोबल हैं, जीरो में जाएंगे, लेकिन चला भी जाता है +2 में, +1 +2। अच्छा, फिर यहाँ पे तुलना किस में हो रही है? मोर, हाँ, इसमें जीरो से तुलना भी नहीं है। क्वेश्चन इज वेरी क्लियर अगर आप देखें तो, कि मोर स्टेबल इन +2 स्टेट एज कंपेयर टू एनी अदर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ देयर्स। तो यानी कि कॉपर के केस में +2 की तुलना जीरो से नहीं है, +2 की तुलना +1 से है। और +1 और +2 में कॉपर किस में ज्यादा स्टेबल होता है? +2 में। पोटेशियम नहीं है, कैल्शियम हाँ ऑफ कोर्स। फिर स्कैंडियम +3 में रहता है तो वो नहीं है। टाइटेनियम +4 में जाके खुश होता है। अगर आपको डी ब्लॉक याद हो तो जो फर्स्ट हाफ ऑफ डी ब्लॉक है ना, मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम, इसमें टाइटेनियम को +4 में शांति मिलती है, और बाकी जो हैं स्कैंडियम, वेनेडियम और क्रोमियम, ये रिलेटिवली +3 में बहुत खुश रहते हैं। शुरुआत में +2 की स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, और जैसे जैसे अक्रॉस द पीरियड आप चलते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। मैंगनीज में जब आते हैं तो मैंगनीज फिर मीडियम का खेल खेलता है कि एसिडिक मीडियम में मैं खुश हूँ +2 में, पर न्यूट्रल या अल्कलाइन मीडियम में मैं +4 में जाना चाहता हूँ, ऐसा मैंगनीज बोल देता है। फिर आयरन, कोबाल्ट और निकल, आयरन +2 और +3, अगर आपको टॉगलिंग याद हो, +2 +3 दोनों में रहता है, और +3 से भ्रमित मत हो जाना, D5 कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का स्टेबिलिटी से कोई लेन देना नहीं है। अगर वो कहीं मैच हो जाती है तो लोग एक सस्ते एक्सप्लेनेशन के लिए उसे यूज कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा काम नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि आयरन फेरस फेरिक में अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हिसाब से, रेडॉक्स के हिसाब से देखेंगे तो +2 में इट इज अ लिटिल मोर स्टेबल दैन +3। लिटिल मतलब सिग्निफिकेंटली मोर स्टेबल दैन +3, सच तो ये है। तो सेकेंड हाफ ऑनवर्ड्स +2 बिकम्स मोर स्टेबल दैन +3। तो आयरन, कोबाल्ट, निकल यस, कॉपर ऑफ कोर्स यस, एंड जिंक एब्सोल्युटली यस, क्योंकि ग्रुप 12 में तो +2 ही +2 है। जिंक में, कैडमियम में, मरकरी जरूर रोते पीटते +1 +2 दोनों दिखाता है, और दोनों की स्टेबिलिटी लगभग बराबर होती है, ये भी सच है। ऑल्दो 0 इज मोस्ट स्टेबल फॉर मरकरी, ऐसा ट्रेंड है डी ब्लॉक में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड है और ये आपको ध्यान होना चाहिए। मैंने इसलिए दोबारा बोल भी दिया ताकि अभी तक ध्यान नहीं था तो आप ध्यान कर लीजिए। तो इसमें अपने पास क्या है, एक मिनट लिख लेता हूं मैं, कौन कौन से हीरो आ रहे हैं जो काम के हैं। सॉरी, सिल्वर +1 या इनफैक्ट 0 अदरवाइज जाती भी है पॉजिटिव स्टेट्स में तो +1 में चली जाती है। +2 में सिल्वर बहुत रेयर है और बहुत अनस्टेबल है। तो आई हैव 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, बढ़ो आगे। यस सर। चलिए, 3 के बाद 4,
सर 4 The first, second and third ionization enthalpies. I1, I2 and I3 of 4 atoms with atomic numbers n, n plus 1, n plus 2 and n plus 3 where n is less than 10 are tabulated below. What is the value of n? Kind of sweet. देखते हैं क्या है. अगर आप गौर करें तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ये जो n वाले हैं 16 से 33 डबल हो गई और 33 से 60 डबल से थोड़ी कम, मतलब डबलिंग ही चल रही है. ध्यान रखना, जब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ब्रेक होती है, जब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ब्रेक होती है तो इंक्रीज बहुत एब्रप्ट होता है और परसेंटेज चेंज बहुत भयानक होता है. मतलब 7 गुना, 8 गुना, 10 गुना टाइप हो जाता है यूजुअली, है ना. तो 7, 8, 10 टाइम्स तो कुछ हुआ नहीं. तो यहाँ तो एक रेगुलर है कि फर्स्ट से सेकंड और सेकंड से थर्ड बढ़नी चाहिए थी और बढ़ रही है. इट्स नॉट अ बिग डील, एब्रप्ट राइज नहीं है. उसी वो बड़ा मार्कर है, उससे अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाती है. यहाँ 20 से 40 लगभग डबल और यहाँ 40 से या 40 से 60 1.5 टाइम्स और नॉट रिमार्केबल. यहाँ 500 से 4500 ये है बेटा, इसमें भयानक चेंज है 9 टाइम्स का. और यहाँ उसके बाद फिर रेगुलर हो गया 45 से 69, तो डबल भी नहीं हुआ. ये डबल हुआ और डबल से फिर ये भाई साहब भी कितने 5 टाइम्स हो गए हैं. तो n+2 और n+3 इसमें सबसे शानदार वाला चेंज कहाँ है बताओ तुम मुझे. इसमें सबसे शानदार चेंज दिखाई पड़ता है, वो दिखाई पड़ रहा है यहाँ कितना 9 टाइम्स. और ये थोड़ी बहुत जानदार चेंज ये भी है कितना, पर ये उतना जानदार नहीं है, 5 टाइम्स है और ये 9 टाइम्स है. तो अगर मैं मान लूं कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या कोई एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जब तोड़ी गई है ना, तो यहां इस तरीके से बुरा लगा. n+2 वाले में सेकेंड आयनाइजेशन बहुत बुरा है. इसका मतलब जब इसका फर्स्ट आयनाइजेशन हुआ, इसका मतलब जब इसका फर्स्ट आयनाइजेशन हुआ तो एकदम से जान मतलब ठीक था और सेकंड में जान निकल गई. इसका मतलब इसमें इस वाले में है एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन. n+2 वाले में था एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो 496 पे निकला और फिर अगले वाले में प्राण निकल गए. इसका मतलब ये जो है n+2 दिस बिलोंग्स टू ग्रुप 1. देख रहे हो? यस सर. और अगर ये ग्रुप 1 का है तो इसके पहले वाला ग्रुप 0 का होना चाहिए. डज दैट मेक सेंस? चेक करो. और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, अरे बाबा, ये 500 और ये 2000 जान तो है. मतलब फर्स्ट में मजे से निकल गया इलेक्ट्रॉन और इसमें जान निकल रही है. ठीक है, अलग अलग एटम्स में क्योंकि एटॉमिक नंबर अलग होता है तो ऐसे 5 टाइम्स 10 टाइम्स की कंपैरिजन फेयर नहीं है. लेकिन आप देखो 16, 20, 496, 738, ये एकदम से n+2 n+3 काफी नीचे गिर के बात कर रहे हैं. तो इसका मतलब अगर ये ग्रुप 1 का था और ये ग्रुप 2 अगर ये ऐसा था तो चेक भी करते हैं. ग्रुप 2 में पहला इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, दूसरा निकला, ठीक है, अब तीसरा निकला तो भी अब्रप्ट राइज है. तो ये काफी ठीक ठाक बैठ रहा है. और ये भी बोला है कि n इज लेस देन 10. तो n इज लेस देन 10 है, मतलब नियॉन तक की माया है हमारी. तो नियॉन के अच्छा n 10 है तो n+3 कितना है? 13 तक जा सकता है ज्यादा से ज्यादा. 13 के नीचे रहना है अपने को, है ना. तो एटॉमिक नंबर 13 के नीचे एस ब्लॉक में कौन है? लिथियम है और सोडियम है. तो ये n+2 या तो लिथियम होगा या सोडियम होगा. यस सर. अब लिथियम तो होने से रहा, क्योंकि अगर n+2 लिथियम है तो n हाइड्रोजन हो जाएगी और एक इलेक्ट्रॉन वाली हाइड्रोजन की 3 आयनाइजेशन एनर्जीज आप में से शायद कोई विशेष एस्पायरिंग विद्यार्थी दे दे, पर ये होंगी नहीं. तो ये पक्का है कि n लिथियम तो n+2 लिथियम तो नहीं ही है.
तो हरे को हरे नाम ले दे के क्या बचा? सोडियम। तो ये N+2 सोडियम है और N एटॉमिक नंबर सोडियम का होता है 11, तो N होगा 11 - 2 अर्थात 9। तो ये फ्लोरीन है, ये नियॉन है, ये बाबू सोडियम है और ये मैग्नीशियम है, ऐसा होगा। सर इसमें एक डाउट था। फरमाइए। सर अगर N+2 अगर ऑक्सीजन हो तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद हाफ फील्ड स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो उसके बाद भी ड्रास्टिक राइज आएगा। नहीं, एक मिनट, ऐसा आप सोचते हैं? हाफ फील्ड में फुल्ली फील्ड का आधा ग्लैमर भी नहीं होता। एक तो हाफ फील्ड है तो ऑब्वियस सी बात है स्टेबिलिटी कम ही होगी, और फुल्ली फील्ड में जो मजा आता है वो काफी है। हाफ फील्ड में हल्का सा वेरिएशन होता है, फुल्ली फील्ड में ड्रास्टिक वेरिएशन होता है। 9 गुना, 10 गुना, 5 गुना, 7 गुना ये ड्रास्टिक में आते हैं, हाफ फील्ड में इतना नहीं आएगा। ओके सर। और हाफ फील्ड, हाँ बोलो सर अगर एस से हमें मतलब एस अगर फुल फील्ड है, फुली फील्ड अगर उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी या पी के हाफ फील्ड से? एस के फुल्ली फील्ड की कोई इज्जत नहीं है। ओके सर। सर मैंने यहाँ पे जो आपने एनालिसिस किया N+2 को पकड़ के, मैंने सेम किया था N+3 को पकड़ के, बट सर वो मैं लास्ट में हाइड्रोजन और वो वाला कंक्लूजन तक मैं पहुंच गया, बट सर उसके बाद मैंने देखा ही नहीं कि I1 I2 I3 है, तो मैंने फटे से N को 1 कर दिया जल्दबाजी में, जल्दी कर दी। ये भी हो सकता है कि आपने इसको सही निकाल लिया और फिर वो 2 सब्ट्रैक्ट करना भूल गए हो। बस वही गलती करी सर। चलिए ठीक है, वैसे भी कहीं कहीं गलती करना अच्छा है, पता लग जाएगा यहाँ गड़बड़ हो रही है ना। चले आगे। अच्छा प्रश्न था ये, टफ बहुत नहीं था लेकिन फिर भी एक अलग प्रोफाइल का था जरूर। एक मिनट की क्वेश्चन नंबर 5 6 यस सर। 6th, हाँ। Chlorine's electron affinity is so much and fluorine's is so much. Assuming that this difference arises entirely from inter-electronic repulsion, which amounts to approximately 20 kilojoules per mole per electron in 2p shell. Okay. Find the number of paired electrons per electron या electron pair, क्या जो भी है ना, in 2p shell. Find the number of paired electrons in fluorine's valence shell causing this effect. इसका अर्थ समझे क्या है? यस सर। तो जो पूछ रहे हैं, अगर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया हो तो पहले क्वेश्चन समझाएं, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आ गया सर, पर जो आंसर जो 1 आ रहा है वो पेयर में आना चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से इवन। हाँ, मैं देखा भी, मुझे लगा कि एक पेयर शब्द मिसिंग है यहाँ, बट एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ मैं भी। क्लोरीन से फ्लोरीन की कम है और डिफरेंट लगभग 20 का है, ठीक है, और ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से आया है, और अगर वो 20 किलो जूल पर मोल पर इलेक्ट्रॉन इन 2p शेल है, ठीक है, और 20 का ही फर्क उधर है, तो नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन, हाँ इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही पूछा है, ठीक है ना। अगर आप गौर, हाँ सर वो बात समझ गया सर, बट नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो जो रिपेल कर रहा है हाँ, उसके साथ भी और एक कोई पेयर होना चाहिए ना सर, तो वरना वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड हैव बीन रिपेलिंग टू कॉज दिस इफेक्ट। और वो यहाँ यही बात कर रहे हैं कि एक्चुअली जो संकेत किया जा रहा है वो ये कि एक ऑर्बिटल में, जैसे एक छोटे 2p ऑर्बिटल में जब एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन घुस जाते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो तो उस ऑर्बिटल में दूसरा कोई है ही नहीं, तो उसके साथ कोई पंगा ही नहीं है उसका, ठीक है ना। तो फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल में जो जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है उसमें जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तो रिपल्शन थोड़ा सा ज्यादा होता है बजाय किसके? क्लोरीन के, राइट। दिस इज द काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन प्रोबेबली आई कैन विथड्रॉ फ्रॉम दिस। सर एक बार क्वेश्चन समझा दो प्लीज सर, क्वेश्चन ही समझ नहीं आया तो क्या करना। जब मैं पूछ रहा था तो मैंने तो पढ़ा था, बट आपको किसी और ने सुना था?
माइक तो सबके पास ही है। मुझे नहीं पता आपने कैसे कहा था। अगर मैं ऐसे बोलने लग जाऊं कि किसी को सुनाई ही ना पड़े और मैं कहूं मैंने तो सुना दिया, अब इट्स हार्डली फेयर यार, है ना। तुम ये भी कह सकते हो कि कोई बात नहीं सर, मैंने कर दी गलती। मतलब ये तो बहुत ही मजेदार है ना, कि मैंने बोल तो दिया लेकिन मैं म्यूट था और आपने नहीं सुना, तो ये गलती आपकी है। नहीं तो बोला था मैं, ठीक है। वो वॉइस थोड़ी सिग्निफिकेंट नहीं थी आपकी जब आपने बोला था ये बोलने से। आर्यन, आपको सुनाई पड़ा था? कोई कह रहा है सर शायद नहीं। शायद नहीं, इसका मतलब नहीं ही है ना। तो शायद मेरी आवाज भी काफी ज्यादा ही मतलब तेज है, तो शायद वो आवाज आई नहीं होगी। जब ये बोल रहे थे सेम टाइम पे मैंने बोला था, तो शायद आपको ना। अच्छा ठीक है। वाह, अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरो वा। सुना है ना वो किस्सा आपने, कि जब युधिष्ठिर बोलते हैं तो उस समय कृष्ण के शंख में युधिष्ठिर की आवाज डूब जाती है। बोल भी देते हैं और नहीं भी बोलते। मैं किसी भी कीमत पर द्रोणाचार्य नहीं बनना चाहता, बट खैर एनीवेज, कम बैक, है ना। तो चलिए, कहाँ थे हम? क्वेश्चन समझ लीजिए, है ना। एक टिपिकली कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सुना होगा आपने, ठीक है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप है, तो सबसे एक्सोथर्मिक इलेक्ट्रॉन मैग्नीट्यूड की बात है, तो सबसे एक्सोथर्मिक होनी चाहिए थी फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। शराफत ये कहती है, ठीक है। लेकिन वास्तव में जब आप एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर देखेंगे तो उसमें गोल्ड मेडल फ्लोरीन के पास नहीं जाता, गोल्ड मेडल क्लोरीन के पास जाता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक एक्सोथर्मिक है, और कितनी है वो बताया है, वो -349 किलो जूल पर मोल है, जबकि फ्लोरीन घटकर खाली -328 किलो जूल्स पर मोल रह जाती है। आप देख रहे हैं। तो ये तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है जिसकी चर्चा हम अक्सर थ्योरी पढ़ाते समय करते हैं। यहां पर थोड़ी सी और तलाश करी गई है कि भाई कितना रिपल्शन हो रहा है जिसके कारण ऐसा होता है। इसके क्या मतलब है? व्हाट इज कितना रिपल्शन हो रहा है जिसके कारण ऐसा होता है? व्हाट इट मींस इज कि अच्छा, जो एक्सप्लेनेशन हम देते हैं वो क्या कहते हैं कि साहब फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों के पास कितना है, मतलब वो 1s2 2s2 2p6 2p5 है और 3p5 है। तो जब इलेक्ट्रॉन जाएगा किसमें, फ्लोरीन में या क्लोरीन में, तो वो 2p6 या 3p6 हो जाएंगे, राइट। अब फ्लोरीन में पहले से ही जो वो 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं वो एक छोटे वॉल्यूम में है, और ये जो नया इलेक्ट्रॉन जा रहा है बाहर से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, ये जा रहा है फ्लोरीन के केस में एक 2p सबशेल में। 2p सबशेल में वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम है तो उतने ही वॉल्यूम में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को रहना पड़ेगा, और क्लोरीन में बड़ा हो गया तो वॉल्यूम ज्यादा है, उस ज्यादा वॉल्यूम में अगर 2-2 इलेक्ट्रॉनों को रहना है तो अब वो उतना रिपेल नहीं करेंगे। तो क्योंकि फ्लोरीन में बेइंतहा रिपल्शन था छोटे वॉल्यूम के कारण, इसके चलते फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो गई। ये एक बैकग्राउंड स्टोरी है जो हम लोग बार बार बोलते हैं। इस क्वेश्चन में ये स्टोरी मान ली गई है, ये अज्यूम कर दिया गया है कि ये स्टोरी तो बोल दी गई है ना। और फिर यहां से आगे से कहते हैं कि भाई, और उस स्टोरी से कनेक्ट किया पहली लाइन से कि फ्लोरीन की इतनी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और क्लोरीन की इतनी बता दिया गया है। फिर कहा गया कि मान लीजिए कि ये डिफरेंस क्यों, वैसे तो ये डिफरेंस कई चीजों से आ सकता है ना, कि भाई एक इलेक्ट्रॉन जब आया तो उसके बाकी बचे हुए s इलेक्ट्रॉन से p से सबसे रिपल्शन होगा, फिर एक सर्टेन डिस्टेंस पर आ रहा है, वो फ्लोरीन छोटी है डिस्टेंस कम है, क्लोरीन बड़ी है डिस्टेंस वो भी मैटर करेगा, तो फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन यहां पर वो कह रहे हैं कि इतने सारे फैक्टर्स को मत देखिए, assuming this difference arises entirely from inter-electronic repulsion, ठीक है, कि ये इसमें न्यूक्लियस से डिस्टेंस तो छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ ये डिफरेंस किसके कारण है
कि इलेक्ट्रॉनों के आपस के रिपल्शन के कारण है कि वो इलेक्ट्रॉन रिपेल ज्यादा कर रहे हैं, इस वजह से फर्क पड़ गया। ठीक, अप्रोक्सीमेटली 20 किलो जूल पर इलेक्ट्रॉन इन 2p सबशेल। और इन्होंने कहा कि 2p सबशेल में आप मान लीजिए जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैसे तो 2p सबशेल में फ्लोरीन के 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो रिपेल कर रहा है उसके रिपल्शन की मैग्नीट्यूड लगभग 20 किलो जूल पर मोल के आसपास है। तो वैसे ऐसा उन्होंने कहा, ये सब मान लीजिए आप। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन फ्लोरीन्स वैलेंस शेल कॉजिंग दिस इफेक्ट। तो अब क्लोरीन की तो चर्चा ही नहीं हो रही, वो ये कह रहे हैं कि अब फ्लोरीन में जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आएगा तो उसके जो पहले वाले हैं उसको रिपेल करके उसकी खुशी कम कर देंगे। एक इलेक्ट्रॉन के कारण रिपल्शन है, उसमें 5 है ना। अब एक इलेक्ट्रॉन के कारण रिपल्शन जो वो गिन रहे हैं वो कितना है, 20 किलो जूल पर मोल। ठीक, ऐसा पूरी कथा कही गई है ना। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि क्लोरीन और फ्लोरीन में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 20 किलो जूल पर मोल का। तो यहां पर पहली बात तो ये पूरी पिक्चर नहीं है, इसमें बहुत नैरो बैंड काट कर उसी की चर्चा करी गई है कि जो डिफरेंस है क्लोरीन और फ्लोरीन में वो आया है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से। तो नेट कितने इलेक्ट्रॉन का, वैसे तो क्या है, एक नेट कितने इलेक्ट्रॉनों का एक्स्ट्रा रिपल्शन है जिसके कारण फ्लोरीन पिट गई क्लोरीन से। तो एक्स्ट्रा रिपल्शन क्लोरीन में भी है और फ्लोरीन में भी है। वो एक्स्ट्रा आप कह सकते हैं कि वहां पर एक इलेक्ट्रॉन जो था वो लगभग 20 किलो जूल पर मोल एट्रीब्यूट कर रहा था, और टोटल में डिफरेंस भी कितने का है, 20 का ही है। तो उससे एक सस्ता कैलकुलेशन कर दिया गया है कि इट अपीयर्स एज इफ कि नेट वास्तव में एक नहीं, वास्तव में तो 5 इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, पर नेट रिपल्शन फील हो रहा है किसका, एक इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि वो श्रोडिंगर इक्वेशन और कुछ बाहर है कुछ अंदर है, वो सारे ड्रामा मिला के वो फ्रैक्शन भी अलाउड हो जाते हैं ना इनमें, तो कि एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, 1.2 इलेक्ट्रॉन हो, 0.8 इलेक्ट्रॉन ऐसा करके। तो नेट 1 इलेक्ट्रॉन का क्लोरीन के मुकाबले एक्स्ट्रा रिपल्शन फील कर रही है कौन, फ्लोरीन, जिसके चलते इतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो गई है। ठीक है, और इसमें काफी सारे बैकग्राउंड एजम्पशंस हैं जो कि क्योंकि अगर आप विजुलाइज करेंगे तो आप ये भी कह सकते हैं कि भाई फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों में तो 5-5 ही इलेक्ट्रॉन है, और जब रिपेल करेंगे तो 5 करेंगे, एक थोड़े करेगा। पर क्वेश्चन जो डेटा दे रखा है उसके हिसाब से जो चर्चा करी गई वो इतनी सी है इसके लिए, राइट। ठीक है सर, बट हमें पेयर्ड क्यों लिखा है कि जब एक ही हमें आंसर में एक इलेक्ट्रॉन देना है तो सर वो एक पेयर हो गया ना, फिर आपने आंसर इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर की चर्चा नहीं है। आप जब वो छठा इलेक्ट्रॉन अंदर डालेंगे उसमें, है ना, तो यहां पे उस पेयर्ड शब्द का कोई बहुत विशेष मतलब नहीं है। 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 4 तो पेयर्ड ही हैं, एक ही अनपेयर्ड है ना। शायद और खूबसूरत लगता अगर वो कहते कि ये 20 किलो जूल पर मोल उसके कारण है जो पेयर में उपस्थित है, क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलग से रिपेल कर सकते हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन वैल्यू अलग होगी आइडियली, है ना। यस सर। तो फिर कुछ यही पूछा ही है, तो मान लीजिए कि वो 20 किलो जूल पर मोल किसके कारण था, उसके कारण था जो पहले से पेयर्ड अज्यूम था। फाइन, यस सर। दिस इज इट। मतलब हल्का फुल्का एक क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा नहीं। इट्स ओवर सिंप्लीफाइड बाय सम वेरी वेरी ड्रास्टिक assumptions which have been stated there. Are you okay with this? यस सर। ठीक है, चलो। This brings us to question number 7, 8. Only one correct answer. अच्छा, Yes, sir. 8. 8th. Graphs are the real killers, aren't they? देखें, explain the reason for the observed trend of ionization energy from 6th to 7th period
इन ग्रुप्स 1 and 2 ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब अगर गौर करें तो सीजियम नीचे है और फ्रेंशियम ऊपर। बहुत विचित्र है, आमतौर पर इसकी चर्चा इसलिए नहीं होती क्योंकि हम 7th पीरियड तक ट्रेंड कंसिडर ही नहीं करते। तो वैसे तो बड़ी शराफत है कि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, वो डिक्रीज करनी चाहिए थी, कर रही है, बात खत्म हो गई। पर बेरियम से रेडियम, बेरियम यहाँ है, रेडियम भी हल्का सा ऊपर ही है, नीचे ब्लैक दिख रहा है, हल्का सा जरा सा ऊपर आ गया है। और सीजियम तो बहुत बेशर्मी से नीचे है और फ्रेंशियम ऊपर है, बहुत स्पष्ट दिख रहा है। तो इट सीम्स कि जब आप ग्रुप 6th पीरियड से 7th पीरियड में जा रहे हैं तो ग्राफ ये दिखा रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी घटने के स्थान पर बढ़ जाती है। और प्रश्न है क्या कारण है इसका, व्हाई डज इट हैपन? तो पहली ऑप्शन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट तो अपने आप में बड़ी स्टूपिड ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि उसमें तो s के इलेक्ट्रॉन इनर्ट ही हो जाते हैं, वो तो रिएक्ट ही नहीं करते, वो तो p पे लागू करते हैं हम, p ब्लॉक में। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट p ब्लॉक में ही चलता है और कहीं चलता ही नहीं है, तो वो नॉनसेंस है। अच्छा, वैसे अगर खुद एक रीजन सोचें तो क्या होगा? लिथियम से सोडियम और सोडियम से पोटेशियम, यहां पर जो एटॉमिक नंबर में, अरे बाबा, एटॉमिक नंबर में राइज है वो कितना है? यहां 8 और यहां 8 और 8 बढ़ रहा है एटॉमिक नंबर, राइट? फिर उसके बाद देखें कैल्शियम से स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम से बेरियम, या पोटेशियम से रुबिडियम, रुबिडियम से सीजियम, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 18। एक एक्स्ट्रा शेल ऐड हो रहा है और कभी न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन ऐड हो रहे हैं, कभी 18। तो वो बर्दाश्त कर रहा है कि दूर तो जा ही रहे हैं, साइज तो बढ़ ही रहा है। फिर और नीचे आए तो बदतमीजी बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? अब बेरियम से रेडियम या सीजियम से फ्रेंशियम में आएंगे तो आप देखिए एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 32। और ये जो 32 बढ़ती है इसमें बीच में लैंथेनाइड्स आ जाते हैं, एटॉमिक रेडियस कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। उसके चलते भले ही एक्स्ट्रा शेल ऐड हो रहा हो, रेडियस उतना नहीं बढ़ पाती, शायद थोड़ी बढ़ती हो। इमीडिएटली आफ्टर लैंथेनाइड्स तो बराबर ही हो जाते हैं डी ब्लॉक वाले, बाद में उसके पी ब्लॉक वाले थोड़े से बड़े भी होते हैं पर वो उतना बड़े नहीं होते। और रेडियस तो जरा सी बढ़ी और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि उस 32 में से 14 इलेक्ट्रॉन्स F सब शेल्स में जाते हैं जो न्यूक्लियर चार्ज को बहुत अच्छे से ढक नहीं पाते। तो न्यूक्लियस अब ज्यादा खींच रहा है बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को। और ये सारी सूचना समाई हुई है उस एक सेंटेंस में या उस एक फ्रेज में, किसमें? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में। तो न्यूक्लियस अब ज्यादा कस के घसीट रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो उस अट्रैक्शन के विरुद्ध अब इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल हो गया। तो आयनाइजेशन एनर्जी में जो इंक्रीज ये हम नोटिस करते हैं, ये टिपिकली जैसे टिन से लेड ज्यादा है, थोड़ी सी बढ़ जाती है, या इंडियम से थैलियम थोड़ा सा ज्यादा है। क्यों? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और यहां भी ऑब्जर्व हो रहा है, तो और तो कुछ है नहीं, हारे को हरिनाम, यही फर्क पड़ेगा। तो क्या हो गया? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। सर यहाँ पे 6वें से 7वें की बात कर रहे हैं तो फिर एक्टिनाइड्स आ जाएंगे ना सर? एक्टिनाइड्स एस ब्लॉक के बाद आते हैं बाबू। भाई रेडियम के बाद है एक्टिनियम और एक्टिनियम के बाद है एक्टिनाइड्स, है ना? आप इसको देखो कि बेरियम से रेडियम के बीच में लैंथेनाइड्स ही हैं, या सीजियम से फ्रेंशियम के बीच में लैंथेनाइड्स ही हैं। रेडियम के बाद एक्टिनियम और एक्टिनियम के बाद एक्टिनाइड्स। यस सर। तो रेडियम से भी नीचे कुछ होता, तो उसमें और रेडियम में जब पंगे की बात करते हैं तो हम वो कलंक का टीका लगाते हैं एक्टिनाइड्स पर। तो सॉरी, एक्टिनाइड्स आर नॉट रेलेवेंट हियर। ये सर वो ग्राफ में ध्यान दीजिए कि ऐसे ही दिया करके। ठीक है, तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इट इज। सरल, सुंदर, लेकिन अच्छा प्रश्न है।
9th, 10th, 11th. Yes, sir. The correct order of acidic strength is ये सर ये फैक्चुअल बेस है कि सर इसको मतलब हम बेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अक्रॉस द पीरियड चलिए तो क्या होगा? पीरियोडिक टेबल में इस तरफ है आपके पास मेटल्स, और मेटल्स की खासियत क्या है? मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। इधर चलिए तो है नॉन मेटल्स एंड दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, राइट? तो एक तरफ है बेसिक, एक तो अक्रॉस द पीरियड अगर आप चलेंगे और अगर आप हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स कंपेयर करेंगे तो बहुत क्लियरली आप देख सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ घट जाती है और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। बीच में मेटलॉइड्स हैं तो वो एम्फोटेरिक हो जाते हैं। तो अगर आप जैसे Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P4O10, SO3 और Cl2O7 इनको देखें, स्ट्रॉन्ग बेस, लेस स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस। एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो क्लासिकल एम्फोट्रिक सब्सटेंस है, सिलिका भी काइंड ऑफ एम्फोट्रिक ही है, जिसे मूर्खतावश कुछ लोग एसिडिक लिख देते हैं, पर हाँ इट इज, अगर बेसिक कैरेक्टर देखोगे तो घट रहा है और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की तुलना में सिलिका इज लेस बेसिक और मोर एसिडिक। P4O10 तो एक मान्यता प्राप्त एसिड है, वीक एसिड से ही। SO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है और Cl2O7 स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स में शुमार होती है। तो बहुत क्लियरली आप देखोगे इसमें बेसिक कैरेक्टर अक्रॉस द पीरियड कम हो रहा है और एसिडिक कैरेक्टर अक्रॉस द पीरियड बढ़ रहा है इफ यू कंपेयर द हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। लोअर स्टेट्स में भी कभी कभी तुक्का बैठ जाता है, लेकिन भरोसा नहीं रहता। जैसे अगर आप क्लोरीन की Cl2O7 की बजाय Cl2O5 भी ले आओगे ना, तो वो SO3 से ज़्यादा एसिडिक है। कैसे? ये मुझे पता है, पर ये डेटा से पता है ना। पर अगर आप और लोअर चले जाओगे कि Cl2O3 या Cl2O, तो फिर वो SO3 से पिट जाएंगी। ऐसी SO3 की बजाय आप SO2 ले लो, कल मैं SO2 को P4O10 से कंपेयर करूंगा। अब ये थोड़ा पेनफुल है क्योंकि P4O10 भी वीक है, SO2 भी वीक है। वीकों में कौन ठीक है ये फिर मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट वर्सेस हाईएस्ट ठीक है, फिर सेकंड हाईएस्ट वर्सेस सेकंड हाईएस्ट कर लो, वो भी चलेगा। कि फॉस्फोरस को अगर आप P4O6 लेते, यहाँ SO2 लेते और यहाँ पर Cl2O5 लेते, उसमें भी आप कह सकते थे ट्रेंड अक्रॉस द पीरियड बढ़ता हुआ ही है कि P4O6 से अच्छी थी SO2, SO2 से अच्छी थी Cl2O5। अदरवाइज फिर आपको उनके Ka वैल्यूज का या एसिडिक स्ट्रेंथ का डेटा याद हो तो आप बोल सकते हो, विच इज नॉट रिक्वायर्ड एंड विच विल नेवर बी आस्क्ड ऑल्सो। ठीक है, तो आप कहो तो इसमें अप्लाई करके दिखा दूं आपको। ठीक है, कैन आई गो अहेड? और ये जेई का बहुत प्रिय वो है प्रॉपर्टी, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स और बेसिक कैरेक्टर। मतलब शायद पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा महत्व भी इसी का है ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अलावा। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू रिमेंबर, इट्स अ वेरी सिंपल ट्रेंड। तो इसमें गड़बड़ ना। अच्छा, एक दूसरा है कि अगर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट उस एलिमेंट की बढ़ती जाती है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। मतलब जैसे अगर क्लोरीन है तो Cl2O से ज़्यादा एसिडिक Cl2O3 से ज़्यादा Cl2O5 से ज़्यादा Cl2O7 हो जाएगी। ठीक, या आयरन है, अगर Fe2O और Fe2O3 है तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी मेटल ऑक्साइड्स की, या उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। MnO से कम बेसिक है MnO2 और Mn2O7 तो बिल्कुल ही बेसिक नहीं है, इनफैक्ट वो स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है। ऐसे कैन आई गो अहेड? देन क्वेश्चन नंबर 12। सर हमारे इसमें एक्चुअली एक ग्लिच हो रहा था मोबाइल में, मेरे साथ 2 बार हो गया कि कुछ ऑप्शंस एक साथ क्लब हो रहे सर।
यस सर। जो एक लाइक ग्रुप 13 वाला जो ऑप्शन है एंड मतलब ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 एक ही ऑप्शन करके आ रहे थे हमारे इसमें। ऐसा है, सर ऐसे 2 क्वेश्चन में हुआ। हाँ सर। एक बार नोट कर Yes, लीजिए, sir. है ना। एक बार अपनी टेक टीम को हम बताते हैं, ये कौन सा एंड्रॉइड था या iOS? दिस इज एंड्रॉइड सर। एंड्रॉइड ना, ठीक है। तो वैसे तो फील ये आती है कि अगर ऑप्शंस मर्ज हो रहे हैं तो सब में होंगे, नहीं हो रहे हैं तो कहीं नहीं होंगे। पर हो सकता है कुछ ऐसा हो कि अवेलेबल स्पेस, लेंथ ऑफ सेंटेंस वगैरह से कहीं कहीं कुछ गड़बड़ आ रही हो, है ना। तो एक बार चेक कर लीजिएगा। और 3 क्वेश्चन सर एक्चुअली जो इस नेचर के हैं। आपको क्वेश्चन नंबर बता दूं? बिल्कुल आप बता दो, क्योंकि जो आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है ना, वो टेक टीम के लिए एक बहुत ओपन एंडेड और गोलमाल है। मतलब उनको इतने आराम से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सर फोटोग्राफ भी भेज देता, मैंने निकाल के रखा है, तो वो आफ्टर क्लास में आप मुझे आप शेयर कर लेना, क्योंकि उसमें फिर वो जैसे या तो वो सारे क्वेश्चंस में देखें विच बिकम्स अ लिटिल कम्बरसम, है ना। अगर आपने स्पेसिफिकली बता दिया कि इन क्वेश्चंस में गड़बड़ है तो वो उसको चेक भी कर लेंगे, और वहाँ पे अगर कहीं कोई ऐसा पेन आ रहा है तो उसको दूर कर देंगे। फिर वो मतलब वो पेन कहीं प्रोग्रामिंग का ही होगा, कहीं कुछ, है ना, कहीं कोई वर्ड लिमिट दे रखी होगी कुछ की, इस वर्ड लिमिट से एक्सीड करता है तब दिक्कत है, या कहाँ पे दिक्कत है, क्या है, या वो मतलब आई एम नॉट अ टेक्निकल गाय तो रियली आई कैन नॉट कमेंट ऑन इट, लेकिन सुपरफिशियली जो है आई कैन सी। अदरवाइज अगर वो फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो सब जगह आती, वो कहीं कहीं आ रही है तो कुछ बहुत कंडीशनल केस कुछ होगा, वो दे विल फिगर इट आउट। 12th 13th, there is no 13th, huh? Section C. Oh, the lovely graphs once again. हाँ, क्या बोल रहे हो? इसमें भी क्लब था, लेकिन जो 2 ऑप्शंस क्लब थे 3 और 4 वो आंसर नहीं थे, इसलिए बच गए थे। यस सर। पर इसमें डाउट ये था, और हाँ सर आप एक बार बता दीजिएगा। Observe the following graph or otherwise identify the suitable materials to be used in electrical wires for conducting electricity. ग्राफ से देखो या अदरवाइज भी देख लो, जैसे तुम्हारी श्रद्धा हो, बहुत स्पष्ट है ना। तो वी आर नॉट रियली लिमिटेड टू दिस ग्राफ। अच्छा, तार में कौन सा मटेरियल डाला जा सकता है? सर आइडियली कॉपर और एल्यूमिनियम भी हो सकता है। कॉपर और एल्यूमिनियम की तो वायर पड़ते ही हैं, तो हमें पता ही है कि इनके वायर आते ही हैं। तो और ये भी देखो, ये कॉपर तो मस्त वाली पीक है, और एल्यूमिनियम भी एक ठीक ठाक सस्ती पीक, तो ये है ही सेकंड हाईएस्ट, है ना। तो ये तो आई जा रहे थे। फिर दूसरी पीकों में एक बेरिलियम है, फिर कैल्शियम है ना, और इधर सोडियम भी ऊपर ही है। अच्छा, क्या वायरों में तुम्हें लगता है कि हम सोडियम डाल सकते हैं? हाँ, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम जो एस ब्लॉक के मेटल्स हैं, दे आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव, इनमें आग लग जाएगी। इसके चलते इनको डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता तार के लिए। तो इनका जो कोई ऑफर देता है अगर कि हम कैल्शियम के भी तार डाल लें, सोडियम के तार डाल लें, कैल्शियम और सोडियम हवा के संपर्क में आते ही जल उठते हैं, तो विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इनके तार नहीं बना सकते, भले ही इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी हो। ये सर वही डाउट था कि अगर ऐसे सवालों में बस अदरवाइज साफ लिखा है ऊपर। अच्छा ओके, ठीक है ना, कि आप कंडक्टिविटी का डेटा यहाँ से देख लीजिए, पर बाकी तो अब जैसे इसमें अगर इसी ग्राफ में अगर आगे बढ़ता तो सिल्वर और गोल्ड और ऊपर आ जाते। शायद मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में सिल्वर या गोल्ड में से कोई होता है, शायद गोल्ड रहता है। तो हम सोने के तार डाल दें, लोग चुरा ले जाएंगे, है ना। तो और आजकल तो गोल्ड की रेट भी बढ़ गई है, अखबारों में आता रहता है ना। तो मतलब वो खैर वो तो फिर केमिस्ट्री का कंसिडरेशन नहीं रह जाता। केमिस्ट्री वाइज तो आप डाल सकते हैं, इफ़ यू आर फीलिंग रिच प्लीज गो हेड, ऐड गोल्ड वायर, सिल्वर वायर्स, हु केयर्स, है ना। लेकिन इम्प्रैक्टिकल तो वो भी है ही सही। फ्री के मार्क्स थे इस वाले क्वेश्चन में तो। हाँ, तो लिए कि नहीं लिए? नहीं सर, लिए। बस, और क्या, कहीं कहीं तो नंबर मिलने भी चाहिए ना। सब जीरो ही आ जाएगा तो क्या मजा है। चलिए 14th 15th। सर 15th पे डाउट नहीं सर, पर यहाँ भी क्लब हो गया था ऑप्शन। अच्छा ठीक है,
तो क्लब्ड ऑप्शंस नोट कर लेना, है ना। 16th, यस सर, यहाँ पे डाउट है सर। when shielding effect of electrons increases होना चाहिए, then which of the following periodic properties decreases? ये मैंने करेक्शन भी किया था। अच्छा, ठीक है। तो अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया, इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज का असर बाहर कम हो गया, न्यूक्लियस अब उतना अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। अगर न्यूक्लियस उतना अट्रैक्ट नहीं कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का जाना भी इजी हो जाएगा, और आएगा तो खुशी भी इतनी नहीं होगी कि वेलकम कौन करता था, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का चार्ज ही घट गया तो कोई अट्रैक्ट भी नहीं कर रहा उतना ज्यादा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाएगी। यस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पड़ोसियों के इलेक्ट्रॉन छीनने की ताकत, वो तो न्यूक्लियस ही छीनता था ना, न्यूक्लियस तो कवर हो गया तो छीनने की ताकत भी कम हो गई। यस, आयनाइजेशन एनर्जी ये भी कम हो गई। और वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज जस्ट एवरेज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयनाइजेशन एनर्जी एज पर मलिकन। तो अगर 1 और 3 सही होंगे तो 2 तो ऑटोमेटिकली सही हो ही जाएगा। एटॉमिक रेडियस नहीं, अगर आकर्षण कम हो गया है तो इलेक्ट्रॉन और फैल जाएंगे बदतमीज, तो उससे तो रेडियस बढ़ जानी चाहिए थी। तो इसलिए ABC या 1 2 3। यस सर। राइट, चलो। सर ऐसे सवालों में एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आई तो हम मैग्नीट्यूड ही मानेंगे ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में तो मैग्नीट्यूड ही होती है। यस और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे क्या है कि जेई ने साइन सहित भी प्रश्न पूछे हैं। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलता है तो फिर कम से कम मेरे दिमाग में तो ये क्लैरिटी आती है कि माइनस साइन लगा के बात करो। जेई एडवांस विल बी ऑलवेज क्लीन। जेई मेन चूंकि पागल है, वो लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। यस सर। हमारे ऑप्शन में तो हमने मैग्नीट्यूड लिखी है साफ साफ, बिल्कुल। हाँ सर। और जहां मैग्नीट्यूड नहीं लिखी है वहां विद माइनस साइन ही मानेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज मोर देन क्लोरीन बिकॉज इट इज लेस नेगेटिव। सर ऑप्शन 4। In any period, atomic radius of alkali metal is the highest. सर कोई एक्सेप्शन वगैरह? कोई नहीं है, वो आपको जो टेबल्स में, डेटा टेबल्स में वॉन डर वाल्स रेडियस दिखती है ना, नोबल गैसेस की बड़ी बड़ी वैल्यूज, वो वॉन डर वाल्स रेडियस की होती हैं। इफ दे आर अज्यूम्ड टू बी मेजर्ड ऑन सेम स्केल, तो सेम स्केल पर रेडियस कम होती होते 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 हो सकता है नोबल गैसेस से जरा सी ज्यादा हो जाए। कौन सी? नोबल, ये हैलोजन से थोड़ी ज्यादा हो जाए नोबल गैस, लेकिन वो सबसे बड़ी नहीं होती। सबसे बड़ा तो अल्कली मेटल होता है। यस सर। 18th. Oh, that's it.